एक्ट 2 शुरू होता है। एक्ट 2 का भी पहला उद्देश्य ये है कि विली जाता है अपने ऑफिस जाता है, अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करने लगता है, और एम्प्लॉयर का नाम है उसका हावर्ड। हार्वर्ड। और हावर्ड मतलब वो जब उस ऑफिस पर भी आता है तो लिखा इस कदर गया है कि वो एक्चुअली हलुसिनेट कर करके आ रहा रहता है। वो एक फ्लैशबैक में रहता है जहां वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, फुटबॉल डिस्कस कर रहा है, और चीखते चिल्लाते हुए ऑफिस के अंदर आता है। तो सब लोग कहते हैं, मतलब सब लोग उसको अजीब सी नजर से देखने लगते हैं, और फिर एकदम से वहां से स्नैप होकर बैक टू रियलिटी आ जाता है। ये एक और थीम है, एक डिल्यूजन और एक रियलिटी का जो क्लैश है, वो इस कदर काफी ऑब्वियस में वे में भी दिखाया गया है, और सटल्टीज में भी दिखाया गया है कि कैसे उसके माइंड में दोनों में फर्क है नहीं। फिर जब उसका एम्प्लॉयर उसको अंदर बुलाता है तो वो उससे भी अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, उसे चार्म करने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी के साथ मैं काम करता था, और उन्हीं ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है हार्वर्ड कैसा नाम रहेगा मेरे बेटे के लिए। तो उसे ये लगता है कि यार आई नेम्ड यू, है ना, तो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है यहाँ, तो मेरा काम हो जाएगा। और काफी सैड और रिलेटेबल सीन है ये, जहाँ पर नेगोशिएशंस शुरू होते हैं दोनों के बीच। और वो कहता है क्योंकि एक चीज है, जब बॉस्टन का जिक्र किया ना, कई बार विली को मतलब ज्योग्राफिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यू इंग्लैंड तक जाना पड़ता था, जो कि बहुत दूर है अमेरिका में। तो कहता था मुझे बार बार न्यू इंग्लैंड तक भी, अब मेरा ट्रैवल वहां तक का हो गया, मैं पूरा टाइम वहीं हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रह पा रहा, मैं यहाँ रह के कुछ नहीं कर पा रहा। तो ही जस्ट वो अपने फैमिली टाइम के पास आना चाहता था, यही सब बातचीत वो करने गया था। और हार्वर्ड इनिशियली थोड़े बहुत एक्सक्यूज दे रहा रहता है कि नहीं देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए, यू नो टाइम्स आर चेंजिंग वगैरह वगैरह, बात को हटाने की। फिर फाइनली नेगोशिएशंस इस कदर ख़त्म होते हैं कि वो उसे कहता है कि यार देखो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है नहीं, और ये मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि तुमसे कहूँ कैसे। और अब जो है विली थोड़ा बहुत और नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब धीरे धीरे उसके कंट्रोल से जा रही थी, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगता है, और उसे कहता है कि यू नो वी आर यू कैन नॉट पील ऑफ यू कैन नॉट ईट एन ऑरेंज एंड देन थ्रो अवे द पील। तो ये भी कैपिटलिज्म से एक रिलेटेड ये चीज है कि यहाँ पर लोग भी कमोडिटी बन गए, कि कैसे एक जमाने में शायद कुछ कुछ सोशलिस्टिक आइडियाज शायद एग्जिस्ट करते थे जहाँ एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब जब वो एकदम ही अपने टेल एंड है उसके करियर के, कुछ ही दिन की बात थी, फिर वो शायद रिटायर हो जाता, मगर इंस्टेड ऑफ शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट, शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमैनिटी, भले ही वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयर नहीं रहा होगा, मगर अगर वो अपने उसके पिताजी के समय से काम कर रहा है तो लॉयल एम्प्लॉय तो है, उसके भी उसे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। और वो वहां से जब हार्वर्ड वो रूम, और इसी चीज पे मतलब बोला भी गया है, मतलब जैसे स्टेला एडलर बहुत बड़ी अमेरिकन एक्ट्रेस भी रही हैं, एडलर फैमिली से आती हैं वो, अमेरिकन एक्ट्रेस तो थी, एक्टिंग टीचर भी थी, जिन्होंने मार्लोन ब्रांडो को पढ़ाया सिखाया। तो एडलर अपनी किताब में लिखती भी हैं कि इट इज नॉट अबाउट कि ये एक आदमी की भी है, ये सोसाइटी को किस तरीके से ही इज एक्सप्लॉइटेड बाय द सिस्टम। उसके पास कोई पेंशन नहीं है, उसके पास कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, उसके पास कोई कंपनसेशन उसको नहीं मिलता, और उसको बस एक दिन कहा जाता है कि तुम चले जाओ। तो वो किस तरीके से सिस्टम में फंस के एक्सप्लॉइट हुआ है और क्या क्या उसके साथ हुआ है, ये चीज की भी वो एक कहानी है। एनीवेज कंटिन्यू। फिर इसी दौरान क्या होता है कि सॉरी मैं भूल ही गया। इसके बाद वो फिर वहां से चला जाता है। हाँ, वो वहां से चला जाता है, और जैसे ही हार्वर्ड वो रूम छोड़ता है वो ऐसे एक्ट करने लगता है कि वो हार्वर्ड को ये कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा किया था। और जैसे ही वो रूम छोड़ता है तो उस खाली कुर्सी से विली बात करने लगता है, फ्रैंक डोंट यू रिमेम्बर यू मेड मी अ प्रॉमिस। और फिर वो वापस अंदर आता है, तो फिर से क्लूज दिए जा रहे हैं कि धीरे धीरे शायद आगे कुछ होने वाला है। फिर जंप करते हैं हम बिफ के पास। बिफ भी एक सीन ये था, एक सीन इसी समय सेम दिन बिफ गया जब बिल ऑलिवर के पास। तो बिल ऑलिवर के साथ क्या होता है वो तुम ही बताओ। बिल ऑलिवर के पास वो जाता है, बिफ जाता है, वो बहुत देर तक इंतजार करता रहता है, बैठा रहता है, उसे बोला जाता है कि आप रुकिए, ठीक है आएंगे, बिल मिलेंगे। बिल आता भी है, बिल मिलता भी नहीं है, मतलब इग्नोर कर दिया जाता है। उसको ये सब चीजें पता चल रही होती है, और वो उसको रियलिटी तब हिट करती है कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी किसी के साथ काम करता हूँ और
इतना समय बाद भी मैं वहां जाऊंगा और ये होगा। पर ये सारी बातें एक तरफ, जो वो काम करता है बिफ उस मोमेंट में, बिल का एक पेन होता है, वो उठाता है और अपनी जेब में रख के चला आता है, ठीक है। ये एक और बहुत ही बेहतरीन मेटाफर के तरीके से इस्तेमाल किया गया इस नाटक में, क्योंकि जैसे मैंने बात करी ना, वो ट्रेडिशनल जो जनरेशन चलता आता है कि मैं इस तरीके के करूंगा, मैं इस तरीके का इस जनरेशन में होता आया है, क्या अगली जनरेशन इस चीज को कैरी करना चाहेगी या वो कुछ अलग करना चाहेगी, और बिफ इस ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ लगातार लड़ता हुआ, एक तरीके से रिबेल करता हुआ दिखाया गया, वैसा कैरेक्टर है। तो वो करता है, वो विली को कहता है कि मैं इस जो कॉर्पोरेट सेटअप और जिस तरीके की दुनिया में आप कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूं, ये रहूं, वो करूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू स्मोक इन माई फार्म। और वो जब वो 3 महीने जब वो सबको बताता है, जब इससे पहले जब नहीं था मैं, तो मैं किसी के फार्म में मैं खेती बाड़ी कर रहा था, मस्त सिगरेट पी रहा था और जिंदगी जी रहा था। मतलब इट इज अबाउट कि वो कॉर्पोरेट कल्चर में या जिस भी तरीके की जो रैट रेस में ऐसे बंद के रह जाता है, जो अपार्टमेंट के स्ट्रक्चर में भी शुरू में मैं बताया था कि हाउसेस कैसे, बिफ उस सब को तोड़ के वो फार्म हाउस एक वो रिप्रेजेंटेशन है कि वो कैसे फ्रीडम का रिप्रेजेंटेशन। और ये भी एक फ्रीडम, मतलब फॉर अमेरिकन पीपल इज लाइक म्यूजिक टू देयर ईयर्स, है ना। तो ये भी काफी रिलेट कर जाता था उस टाइम की ऑडियंस के लिए कि हाँ, शायद इस रैट रेस के में घुस कर इन सब चीजों को परस्यू कर जिस शब्द के बुनियाद पे हमारी पूरी कंट्री बनी है कि वी आर द लैंड ऑफ द फ्री, हम अपना फ्रीडम ही शायद बेच चुके हैं, बेच कर हम धीरे धीरे अपना फ्रीडम बेच रहे हैं। खैर, और हाँ, वो पेन चोरी की बात थी ना, तो पेन चोरी करके वो आता है, पेन चोरी कर लेता है। ये वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो एक दुनिया है, हाँ, बिल ऑलिवर की और इन सब लोगों की, और बिफ उस दुनिया को में बिलोंग नहीं करता, और वो कभी नहीं जा पाएगा उस दुनिया में, और जाना भी नहीं चाहता। वो उस दुनिया का एक काइंड ऑफ रिबेलियन भी है ना, कि मतलब यहाँ जो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे साथ आगे क्या होगा, आई एम द मास्टर ऑफ व्हाट हैपेंस विद मी, ये लो जो तुम्हारी कीमती चीज है, ये अब मेरे पास है और आप कुछ क्योंकि मैं उस दुनिया का नहीं हूँ, मैं उस दुनिया से लेकर जा रहा हूँ बस। खैर, तो मोटे मोटे तौर पर ये होता है कि जो दोनों सोच रहे थे कि एक नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी शायद उन दोनों के जीवन की, अब दोनों हार गए। और फिर आती है शाम। उसके पहले एक्चुअली विली जाता है यहाँ पर अपने फ्रेंड चार्ल्स के पास। चार्ली तो चार्ली जो है, चार्ली उसका नेबर रहता है, फेयरली सक्सेसफुल इंसान है वो, और वो बात बात पे मतलब हर एक आध दो दिन में जब भी विली को कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स रहती थी, वो उसे पैसे दे देता था, और विली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मगर वो मजबूर भी था। खैर, चार्ली इन चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोचता था, वो उसे ये लगता था कि देखो, लव दाई नेबर ये एक क्रिश्चियन वैल्यू है जो अमेरिका में बहुत क्रिश्चियनिटी का कहर बहुत ज़्यादा था। तो ही जस्ट थॉट कि यार, आई एम हेल्पिंग अ नेबर, यू नो, आई एम हेल्पिंग समवन जिसके आजू बाजू मेरे बच्चे पले बड़े हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जाता है मिलने चार्ली से, मगर वहां उसको मिल जाता है उसका बेटा बर्नार्ड। तो एक्ट 1 में एक फ्लैशबैक में बर्नार्ड को इस कदर दिखाया जाता है कि बर्नार्ड का शायद कुछ होगा नहीं, जैसे मैंने कहा था बिफ और बर्नार्ड का जो सीन है वो, हाँ, तो कि बिफ इज अ बफ डूड, है ना, कि वो फुटबॉल खेलता है, मस्कुलर इंसान है, ऐसा है वैसा है, चार्मिंग है, ये तो सक्सेसफुल है। बर्नार्ड ये पढ़ाई करता है, इसीलिए तो मैंने कहा था 3-4 साल लगेंगे वो करने के लिए। तो लेकिन यहाँ देखा जाता है कि बर्नार्ड बता रहा रहता है कि देखो, मैं अब एक लॉयर बन गया हूँ और मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, सो एक्चुअली हु इज लिविंग द अमेरिकन ड्रीम हियर? इन सम वेज इट्स बर्नार्ड, द गाय हु वाज नॉट पोजीशन्ड टू एवर विन हैज वन, एंड मेरा बेटा जो है उसका कुछ हो नहीं रहा। फिर बर्नार्ड उन दोनों से बात करने लगता है, और वो विली उससे बहुत दुखी होकर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है यार, मेरे बेटे में ऐसी क्या कमी रह गई? तो कहता है, डू यू रियली वांट टू गेट कैंडिड विद मी? तो कहता है, व्हाट डू यू मीन? तो कहता है, देखिए, मुझे याद है कि आपको भी पता होगा कि मैथ्स में बिफ बहुत कमज़ोर था, मैथ्स में कमज़ोर होने की वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाया, जहाँ बहुत कॉलेज से उसे ऑफर्स आ रहे थे फुटबॉल खेलने के लिए। तो लेकिन वो आपसे मिलने गया था, फिर उसके बाद वो 1 महीने गायब हो गया। और वो क्या हुआ, वो बोलता है, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्यों गायब हो गया। हाँ, तो क्या हुआ था? वो आपसे मिलने तो आया था। हाँ, ये मुझे पता है। तो क्या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच ऐसा कुछ? तो
वो फिर चिढ़ जाता है, और ये एक इंडिकेशन है क्योंकि इधर पे मूड सडनली चेंज होता है बिली का, तो एक इंडिकेशन है कि कुछ तो हुआ था। ये एक वो है, एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्लांट कर दिया कि हाँ हाँ। आगे कुछ होगा, बताएंगे हम क्या है, जो शुरू से होता आ रहा है कि क्यों इन दोनों के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। वो उसका एक मतलब जो होता है ना, द कैट इज आउट ऑफ द बैग से पहले हाँ। वाला मोमेंट, कि अब ये मैंने बता दिया कि कुछ वहां हुआ था, धीरे धीरे फिर पता चलेगा। तो फिर वो बर्नार्ड के ऊपर चिढ़ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये वो। खैर बर्नार्ड फिर थोड़ा शांत हो जाता है, उसको समझ आता है ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, और आता है चार्ली। चार्ली फिर उससे बात करने लगता है, और चार्ली उसे पैसे दे देता है, कहता है मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए नहीं। कहता है नहीं नहीं, ये वो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, रख लो। फिर वो ये भी मतलब इस हद तक चले जाता है चार्ली, वो कहता है यार देखो मेरे पास अभी भी बहुत पैसे हैं, तुम एक काम करो, मेरे साथ काम करने आ जाओ, और तुम्हें काम क्या करना है, कुछ नहीं, और मैं तुम्हें हफ्ते के $50 दे दूंगा, राइट। जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा और तुम एक मतलब ठीक ठाक जिंदगी जी पाओगे। लेकिन विली जो उस वक्त अपनी नौकरी हार चुका रहता है, इसको ईगो पर ले लेता है, और कहता है कि मतलब तुम कौन हो मुझे इस तरह जॉब देने वाले, है ना, मैं अपना देख लूंगा। और ये बात चार्ली को बहुत बुरी लगती है, बहुत उसको बुरा लगता है कि मेरे एक दोस्त ने मतलब इसे एक फेवर समझ रहा है। खैर फिर भी वो कहता है कि ये देखो मुझे पता है कि तुम्हारे प्रीमियम के कुछ पैसे अभी भी भरने थे, तुमने जो बीमा कराया है उसके ये लो $110, और वो चला जाता है। यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप उसका रहता है वो भी काइंड ऑफ ब्रेक डाउन होते हुए दिखता है। फिर शाम को जब सब लोग डिनर पे मिलते हैं, सब लोग मतलब हैप्पी, बिफ और विली। वहां पर क्या होता है फिर? तो पहले तो हैप्पी और बिफ जाते हैं, पहुंचते हैं वहां पर जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो साइड में जैसा हर कैफे में एक अमेरिका या किसी भी जगह दिखाया गया कि दो लड़कियां वहां पे बैठी होती हैं। तो हैप्पी बिफ को कहता है, क्योंकि हैप्पी थोड़ा रहता है कि फ्लर्टेशियस टाइप रहता है, तो हैप्पी बोलता है कि लाइक ओल्ड डेज वी शुड टॉक टू देम, वी शुड इनवाइट देम, ऐसा करके। और फिर उनके बीच की बातचीत होती है, तभी विली आ जाता है। तो विली आता है तब वहां पे ये आता है, क्या नाम है, वेटर, स्टैनली नाम होता है। स्टैनली वेटर आता है, वो पूछता है आपको क्या चाहिए, और यहाँ से जाता है सीधा। फिर विली बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, है ना। और जैसे ही वो उठ के जाता है, वो एक और फ्लैशबैक में चीजें चली जाती हैं। वो जो अब जब जिस फ्लैशबैक में जाती हैं चीजें, मैं कवर कर रहा हूँ ना, कुछ मिस आउट तो नहीं है? तो यस, तो जिस फ्लैशबैक में वो चीजें अब जाती हैं, वो दिन है जब बिफ विली के पास गया था अपने मैथ्स के लिए वो साइन लेने की। ये टीचर ने मुझे तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब आप फेल हो जाते हो अमेरिका में, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने छुट्टियों के दिन एक समर स्कूल जहाँ पर टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा कोप करने में मदद करेंगे, जिसके थ्रू आपके ग्रेड्स रिवाइज हो सकते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स का साइन लगेगा। तो विली जो है घर पे था नहीं, वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में रहते थे, तो और विली था बॉस्टन में। तो बिफ जाता है, और जैसे ही घुसता है, एक सेकेंड, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम सब जब बचपन में देख रहे होते हैं ना अभी क्या है, क्या होने वाला है, उससे पहले एज अ चाइल्ड हम सबके माइंड में एपिटोम ऑफ परफेक्शन हमारे फादर रहते हैं। हम अपने पापा को एक सुपरमैन सा बनाते हैं। जो पॉइंट मैं शुरू में कह रहा था ना, जो मैं भूल गया था, इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर, तो एक जगह एडलर ने शायद ये भी कहा है कि माइथोलॉजी जो है ना, हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो हमें, ग्रीक की जैसे माइथोलॉजी है, वो हमें बताती है कि किस तरीके के हमारा ये है, किस कौन हमारा गॉड है, और किस तरीके से XYZ चीज़ें वर्क करती हैं। सेम इंडिया हैज़ इट्स माइथोलॉजी। अमेरिका के पास उस तरीके की माइथोलॉजी नहीं है, पर अमेरिका ने जो अपनी माइथोलॉजी या जो चीज़ बनाई, वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन और इस तरीके की बनाई। ठीक है, तो उधर क्या रखा कि सुपर हीरो, जो हमारा जो सुपर हीरो होगा वो कभी गलत नहीं होगा, कुछ उसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा। वो सुपर हीरो की जो रूपरेखा बनाई गई, वो दिखती है हर बच्चे को अपने बाप में, कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। और अब वो बिफ जाता है विली के पास साइन लेने के लिए, खटखटाता है, एंड दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि विली उस समय एक दूसरी महिला के साथ है, जो इन हु स्कैंटिली क्लैड, मतलब
इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन उन्हें पकड़ लेता है। विली उस सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है, मगर बिफ इस समय बच्चा नहीं रहता, वो कॉलेज जाने वाला एक नौजवान लौंडा है। तो फिर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और काफ़ी निराश होकर वो वहाँ से चला आता है। ना कभी साइन लेता है, ना किसी से 1 महीने तक बात करता है, और इवेंचुअली ये एक इंसिडेंट उसको इस कदर अफ़ेक्ट करता है कि यहाँ जो एक उसका जो आइडल था, वो आइडल तो ख़ैर बर्बाद हो ही गया, मगर जो उसकी लाइफ़ में एक रिलेशनशिप था। क्या होता है कि हम हर किसी को एक पेडेस्टल पे नहीं रखते हैं। हम जब भी किसी को एक पेडेस्टल पे रखते हैं, हम उनकी एक्चुअली बहुत इज्जत करते हैं। ये दर्शाता है कि आप दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन है, एक बॉन्ड है। तो जब ये आइडल की इमेज बर्स्ट होती है, तो वो रिलेशनशिप में भी अफेक्ट करेगी। राइट। यू फाइंड इट हार्ड टू रिस्पेक्ट द पर्सन, यू फाइंड इट हार्ड टू टॉक टू दिस पर्सन। तो क्योंकि उसकी लाइफ में अब कोई गाइड नहीं था, बिफ बच नहीं पाता, और वो शिकार बन जाता है, वो एक ड्रिफ्टर बन जाता है कि दर बदर भटक रहा है, इधर उधर काम कर रहा है, मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है, सारे वगैरह संबंध वगैरह। तोड़कर कि मैं अब उसने क्योंकि देख लिया कि पहले वो करना चाह रहा था ना, जीवन को उस तरीके से देख रहा था। जब आपके सारे बिलीफ सिस्टम टूट जाते हैं, आप ऐसे शौक में चले जाते हैं कि अब आपको लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे ये खुलासा हो जाता है। और जब वो आता है, मतलब अब फ्लैशबैक से वापस जब हम आते हैं उस कैफे, वो जो क्लब जो भी था, वहाँ पे आते हैं और सब मिलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तब बातचीत होती है कि विली पूछता है कि क्या रहा तुम्हारा, तुम गए थे वहाँ पर। तो पहले वो थोड़ा बहुत झूठ बोलता है कि नहीं ऐसा रहा, मेरा आइडिया हुआ, ये हुआ, और वो वो हुआ। हैप्पी के कहने पर, क्योंकि क्योंकि हैप्पी चाहता हैप्पी है। अपनी माँ की बात सुन रहा था, और वो चाह रहा था कि यार देखो, पिताजी को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ज़्यादा सच वच बताते नहीं है, उनका मूड खराब हो जाएगा, गुस्सा आ सकता है, तुम बोल दो कि काम हो गया, बाकी ठीक है, वो खुश रहेंगे, हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। हाँ, और सब क्यों सच बताना। और हम्म, फिर बात होते 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 ऐसे निकल जाती है कि वो बता देता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बल्कि आ गया पेन चुरा के। और ठीक है, इसी उसमें विली का ये दिमाग खराब होता है कि मतलब मेरा बेटा चोरी कैसे कर सकता है। तो वो इसी इसी एक रैंट पे चलने लगता है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें सिखाई, मैं तुम्हें ये बनाना चाहा, तुम इतने अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, वगैरह वगैरह, तुम चोरी कर रहे हो। और बिफ का ये रहता है कि आप मुझे समझ नहीं रहे हो। वो अपना फ्रस्ट्रेशन दबा रहा रहता है, लेकिन फिर वो अपने पिताजी को कन्फेस करता है कि आई एम नथिंग पॉप, कांट यू सी, आई एम नथिंग, मैं कुछ हूँ नहीं, और मैं ही कुछ नहीं हूँ, आप भी कुछ नहीं। वी आर नॉट लीडर्स ऑफ मैन, वी आर नथिंग। और ये घर जाके बात होती है। मतलब वो सब वहां से चले जाते हैं, वापस आते हैं, और जो पूरा इतने साल पहले का जो दबा का आक्रोश था, वो जो कन्फ्रंटेशन हो जानी चाहिए थी, वो इस मोमेंट होती है। और तब वो इतना एग्रेसिव हो जाती है सिचुएशन कि बिफ वेली को ऑलमोस्ट हिट करने चले जाता है, वो मारने ही आ जाता है। तो अब यही वो, मतलब जो मैं सीन वर्क की बात कर रहा था ना, वो यही वाला सीन वर्क था कि वहां से मुझे लगा यार ये काफी अलग चीज है। और क्योंकि इट इज नॉट द एंगर, ठीक है, इट इज नॉट फ्रस्ट्रेशन भी नहीं, ये बहुत ही ऐसे वो ज्वालामुखी सा फूटता है ना, वो वाली चीज है कि मतलब आप सिर्फ विली से नहीं लड़ रहे, आप बहुत सारी चीजों से लड़े हो। वो जो ज्वालामुखी फट के निकला है ना एक दिन में, वो सब होने के बाद देन दे स्टिल एग्री कि चलो ठीक है। विली बोलता है कोई बात नहीं, हम सब चीजें मैं सही करूंगा। फिर बात क्योंकि खुलते खुलते आती है, आप सुसाइड करने चाह रहे हो, ये वो, एवरीथिंग इज आउट देयर। और तब सिचुएशन ऐसे वो कह रहते हैं कि हाँ चलो हम सब सही कर लेंगे, हमारे बीच का मैं भी कुछ कर लूंगा। तब ये बातचीत में ये भी पता चलता है कि बिफ जो वहां पर था, जो फार्म में और ये सब, उस समय भी उसने एक चोरी करी थी, उस वजह से वो जेल में था। तो ये बात उसने नहीं बताई होती। तो बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उसकी लाइफ में हुआ, उस सबका इम्पैक्ट दोनों अपना अपना खुल के बात कर लेते हैं। और इस बीच एक चीज मैं बता रहा भूल गया, वो ये था कि जब चार्ली अर्लियर, जब चार्ली से वो मिलने जाता है और वो विली को पैसे देता है, तो विली एक चीज कहता है कि टुडे अ मैन्स वर्थ मोर डेड देन अलाइव। यस। तो इससे फिर हमें आगे चलकर ये पता चलता है कि विली ये सोच रहा था कि अगर मैं सुसाइड कर लेता हूँ, तो मेरी फैमिली को इंश्योरेंस के तौर पर $20,000 मिल जाएंगे, और उन पैसों से ना मेरे बेटे का कुछ हो जाएगा। वो अमेरिकन ड्रीम आपके
इतने जहन में बस चुकी है कि मैं मरते मरते भी उसको पूरा तो कर ही जाऊंगा मेरे बेटे के जरिए। इस बीच में, हाँ पहले कंटिन्यू फिर इस बीच में बोलना। इस बीच में ये था कि हम एक बहुत ही अहम किरदार को, जो कि जैसे मैंने खामोश में भी डिस्कस किया था कि हमेशा एक, कई बार नाटकों में एक किरदार वो होता है जिसका सिर्फ नाम आता है, वो नहीं आता। तो इधर तो वो मंच में दिखाने के लिए विली की जो भी मानसिक स्थिति को वैसे दिखाने के लिए वो लाया भी जाता है कई बार, पर वो है बेन। बेन इज विलीज यंगर ब्रदर। यंगर ओल्डर पक्का। हाँ। और वो ये कहता है कि, तभी तो वो कहता है कि हाउ डिड यू डू इट, मतलब कैसे तुमने वो चीज कर ली जो मैं अब तक नहीं कर पाया, मुझे वो सीक्रेट बता दो ताकि मैं अपने बेटे को बता दूं। और ये 2-3 बार आता है बेन अलग अलग सिचुएशंस में। तो और वो यही दिखाता है कि वो है नहीं, अभी भी एग्जिस्ट नहीं करा, बहुत सालों से बात नहीं हुई, पर विली अपने हेलुसिनेशंस के जरिए किस तरीके से बात करता है और कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है। फिर जब फाइनली ये सब चीज़ें होती हैं, जब बिफ उससे ये करता है, उसे कन्फ्रंट करता है, तो उसे लगता है कि मतलब आप ये देखिए कि इंसान किस तरह अपने ही दिमाग के ट्रैप में फंसा हुआ है। इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग व्हाट ही हैज़ डन टू हिज सन, उसे ये लगता है कि शायद उसका मुझे इस तरह कन्फ्रंट करने का मतलब ये है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया है। और वो ये सोचता है अगर उसने मुझे माफ़ कर दिया है तो मतलब नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। तो मतलब वो चाहता नहीं है कि मैं सुसाइड कर लूं, मगर अगर मैंने सुसाइड कर लिया और पैसे आ गए तो भला ही किसका होगा? तो वो शायद जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानेगा और एक बिजनेस स्टार्ट करेगा और वंस अगेन विल प्रोबब्ली अचीव दैट ड्रीम। और इसी थॉट के साथ इस एक्ट का अंत इस कदर होता है कि सिर्फ आवाज आती है बैकग्राउंड गाड़ी में, लेके जाती है, गाड़ी के ठुकने की आवाज आती है। यहाँ खत्म होता है एक्ट 2। और फिर एक्ट 3 नहीं है इसमें, एपिलॉग टाइप्स है। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिक्वीम। रिक्वीम मतलब ये वो वर्ड था जो मुझे भी इस नाटक से पता चला कि एपिलॉग क्यों लिखा गया, नाटक में एपिलॉग कैसे आ गया। सिर्फ एक वो सीन है जिसमें फ्यूनरल दिखाया जा रहा है और अब समझ आता है कि वो फ्यूनरल दिखाने का क्या है कि वो सर्कल ऑफ लाइफ है। विली जो इतने पूरे जीवन भर इस भ्रम में रहा कि मुझे लोग जानते हैं, मुझसे लोग मिलना चाहते हैं, मेरा एक इम्प्रेशन है जिसमें हम जीते हैं कि सो कॉल्ड XYZ मेरी एक इज्जत है समाज में, फलाना ढीमका। एटलीस्ट कम से कम चाहता तो था कि ऐसा हो। कोई नहीं आता, सिर्फ चार्ली आता है, उसके घर वाले होते हैं और बर्नार्ड होता है। मतलब चार्ली की फैमिली, बर्नार्ड, यही 2 परिवार दिखाए जाते हैं कि नाटक में विली के मरने पे कोई नहीं आया, वो वहीं पे उसका दहन हो जाता है और बिफ ये बोलता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मैं जिस तरीके से जीना चाहता था मैं वहीं जीने जा रहा हूँ। पर हैप्पी को भी समझाता है कि तू भी चल, पर हैप्पी कहता है नहीं, आई विल स्टे एंड आई विल फुलफिल दैट अमेरिकन ड्रीम। तो एक साइकिल जो है वो चलती ही रहती है। और जो लिंडा कहती है वो क्या कहती है? और क्या होता है कि इसी सब कंक्लूजन में फिर लिंडा, जो इस समय तक काफ़ी एक आइडियल वाइफ की तरह दिखाई जाती है, उसका एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ यहाँ पर आता है कि जब सब चले जाते हैं तो वो बार बार कहती है दैट वी आर फ्री एंड वी आर फ्री का कई लोगों का मतलब ये भी रहता है कि आई एम फ्री। यस। कि किस तरह कितने साल से ये एक बंदा अपनी मानसिकता के साथ, अपनी सारी गलतियों के साथ, अपने मिसबिलीव, अपने डिल्यूजन के रहते उसने कितने समय तक एक पूरे परिवार को ट्रैप कर रखा था। एंड भले ही लिंडा के उस ऊपर इसका कोई डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया जिस कदर बिफ के ऊपर आया था, मगर इस सब में पूरे एक एक पल उसके साथ लिंडा ही थी। उसके सारे फेलियर्स उसने देखे, जो कुछ भी सिचुएशन बिगड़ी उसको संभालने लिंडा ही आती थी। तो इतने साल का उसका जो ट्रॉमा है, उसका जो बर्डन है, जो उसने बिना कंप्लेन किए निभाया है, जाने पर उसके मुंह से भी सिर्फ इतना ही निकलता है कि वी आर फ्री ऑफ डेट, क्योंकि अब हमारे पास पैसे आ गए। वी आर फ्री ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि जो एक नेगेटिव एनर्जी थी वो अब हमारी लाइफ में है नहीं। एंड वी आर फ्री ऑफ यू। तो काफी डार्क
काफी सैड एंडिंग है इस नाटक की। इसमें एक्चुअली एक और थीम जो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है वो ये था कि कैसे मतलब अमेरिकन ड्रीम से ही रिलेटेड है वो, उसमें ये है कि एक ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यूज होने लगा था। जब ये अमेरिकन ड्रीम इवेंचुअली क्या हो गया था कि जब लोग ये ड्रीम परस्यू कर रहे थे तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस आपको डिग्निटी देता था। आप किस कदर के इंसान हो उसके ऊपर आपकी डिग्निटी, उसके रहते आपको कोई डिग्निटी नहीं मिलती थी, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। सो दिस इज अ change in values for some people, and for some people this is a breakdown of values. पर क्या आज भी इस तरीके से नहीं देखा जाता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये नाटक तो रेलेवेंट है ना। और इस क्या ये वही चीज है जो अमेरिकन ड्रीम जो अमेरिका में बेची गई और इतने साल पहले वो अब तक कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब कहते हैं वेस्ट से हम इतना इन्फ्लुएंस्ड हुए, इतनी सारी चीजें हुई, और आज 1948 में नाटक हुआ, लिखा गया 49 में हुआ, 2025 में हम हैं, कितनी सारी चीजें सब वैसी बिल्कुल आज भी रेलेवेंट है, आज भी रेलेवेंट है। जैसे कई सारे लोग हैं, मतलब इसमें जो मेन चीज जो ये है कि आप किस कदर की मैसेजिंग दे रहे हो, क्योंकि आप एक डिल्यूजनल ड्रीम चेस कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में किस कदर की वैल्यूज इंस्टिल कर रहे हो, और इसका फिर आगे चलकर लोगों पर क्या असर हो सकता है। इन अ वे दिस प्ले वाज अ वार्निंग। पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है ये प्ले, एंड बिकॉज पॉलिटिकल कमेंट्री काइंड ऑफ इसमें चल रही है और वो बहुत सटल भी नहीं है। तो यूएसए में 1950s में उसको मैकार्थी एरा कहा जाता है, क्योंकि जोसेफ मैकार्थी नाम के उनके एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने ऐसी दहशत फैला दी थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू कि हमारे, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो इमर्जिंग पावर्स थी, एक कैपिटलिस्ट थी अमेरिका और एक कम्युनिस्ट थी रशिया। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग रहती है, वो पॉलिटिक्स में जो भी बिहाइंड द सीन्स गेम्स चलते हैं वो ये चला था कि these are the two super powers, so it's not about America or Russia, it's about capitalism and socialism. Yes. क्योंकि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक आइडिया से जोड़ देते हो तो वो आप तक सीमित नहीं रहेगा, वो अब देश में फैल सकता है, आइडिया फैल सकता है, लोग फैल नहीं सकते। तो ये जब नैरेटिव बिल्डिंग चल रही थी तो उसमें मैकार्थी का ये मानना था, और उसने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी काफी पैशनेट, जिसमें उसने कहा था कि मेरे पास लिस्ट है ऐसे लोगों के जो थिएटर में, मूवीज में, राइटिंग में, पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म फैला रहे हैं। तो इसके चलते, और ही वाज एबल टू कन्विंस पीपल कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये लोग घुसपैठ हैं, ये ना हमारा जो आइडिया है जिसपे हमारा देश बना है वो तोड़ देंगे। तो मैकार्थी ने कई सारे सेलिब्रिटीज को इन्वेस्टिगेट किया था, उनमें से वन वाज आर्थर मिलर, और कुछ समय तक ये नाटक की स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, स्टेजिंग भी नहीं हुई थी इसी के चलते। 67-68 तक आई गेस, मतलब ड्यूरिंग द 50s तो नहीं हुई थी, काफी लंबा टाइम था। एंड मैकार्थी का मेन मुद्दा ये था कि भाई देखो, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ मी, मुझे नाम दे दो लोग के। और आर्थर मिलर इस कदर अड़ गए थे कि उन्होंने किसी का भी नाम दिया नहीं। पहली बात, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं था, वो ये कम्युनिस्टिक आइडियाज नहीं है। Criticizing something is not necessarily spreading communist ideas. You know, something similar happened in Russia also, क्योंकि उस समय तो थोड़ा साल और पहले अगर जाएं 1900s 1905 समथिंग, तो माइकल चेखव जो एंटन चेखव जो प्ले राइट है, उनके क्या कहेंगे, नेफ्यू है अंकल है ना, एंटन चेखव, एंटन चेखव माइकल चेखव का अंकल है। अभी भी द रिलेशन आ गया, एंटन चेखव के भतीजे माइकल चेखव। हाँ, तो माइकल चेखव बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, वो स्टैनिस्लावस्की के साथ करते थे, और कितने, यही एक परिवार का ये भी है, स्टैनिस्लावस्की जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न या रियलिस्टिक एक्टिंग कहा जाता है, स्टैनिस्लावस्की का जो पहला जो उनका ग्रुप थिएटर ने जो परफॉर्मेंस दी 1903 में आई गेस, सीगल नाटक के साथ, शायद एंटन चेखव, वो मैं देख लेंगे, बट दी वो नाटक भी पिटा, और वो पहला एंटन चेखव के साथ था। उसके बाद 10 साल बाद कुछ माइकल चेखव उनके साथ काम कर रहे थे, माइकल चेखव उनके बेस्ट एक्टर थे, ठीक है, तो वही एक फैमिली का वो जुड़ाव था। माइकल चेखव को भी वहाँ से भागना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा, फिर वो अलग अलग जगह गए, बर्लिन वगैरह, और वहाँ इसीलिए माइकल चेखव बहुत ज़्यादा अमेरिका तक, फिर वो एंड में अमेरिका में आ गए, ताकि मैं अपना जो उनका चेखव्स एक्टिंग टेक्निक जो कही जाती है, खैर किस दिन एक्टिंग टेक्निक तो बहुत सारे हैं, पूरा एक एरा है, उस पर बनाएंगे,
बट यस, तो वो भी इधर आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ना कि एक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, यस, वो कैसे आपको, क्योंकि लेखक के विचार एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, वो फ्लो करते हैं, और अगर हम अपनी बात ना रखें, हम अपनी बात कहने की हमें स्वतंत्रता ना हो, आजादी रहो, तो क्या वही वो होता आया है, देखते हैं कब तक होता रहेगा। और हमारे पिछले वीडियो विजय तेंदुलकर के साथ भी एक बहुत बड़ा ऐसा केस हुआ था उनके एक नाटक को लेकर जिसका नाम था साखाराम बाइंडर। उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में शायद बात करेंगे। खैर आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, हम भी काफी लॉस हो गए बीच बीच में। होपफुली आप कीप अप कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो कोई बात नहीं, तीसरे वीडियो में हम इससे भी बेहतर करेंगे। यस, तो धन्यवाद, गुड बाय, सी यू लेटर, बाय। उम्मीद करते हैं काफी लंबी वीडियो होगी थी। हाँ, इतने लंबे वीडियो के बाद हमारी तरह आप भी नाश हो गए होंगे। काफी कंफर्टेबल है वैसे ये। हाँ, तो अंत में बस यही करते हैं कि जैसे औपचारिकता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम और क्या लाएं, किस तरीके से लाएं। और हमारा पेज, हाँ, अभिषेक दीक्षित 22 ऑन इंस्टाग्राम, सूफी ट्रैम्प हु इज बिहाइंड द कैमरा, उन्हें भी फॉलो कीजिए, उन्हें यूट्यूब पर भी आप फॉलो कीजिए। और आप एक चीज देखेंगे कि डॉक्टर साहब जब इधर होते हैं इस चैनल पे तो कर्मठ जैसे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब उधर होते हैं तो एंट्रोमीटा जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आई एम अ गिरगिट। यस, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।